नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बी पॉजिटिव आरोग्यम हेल्थ क्लिनिक में। और मैं डॉक्टर मनीष कुमार जैन एक बार फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूं। और इस बार हमने टॉपिक चुना है होम आइसोलेशन का। क्योंकि बहुत सारे मरीज, अगर हम डाटा की बात करें तो अराउंड 80-85% पेशेंट्स ऐसे हैं जो बहुत माइल्ड कोविड-19 की परेशानी से ग्रसित होते हैं और वो होम आइसोलेशन में ही रहकर ठीक हो सकते हैं। सो कुछ गाइडलाइंस होम आइसोलेशन के बारे में और क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं होम आइसोलेशन के, तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। होम आइसोलेशन का मतलब है घर पर ही अपने आप को अलग करके, नॉट इमोशनली आइसोलेट बट फिजिकली आइसोलेट करके, हल्के लक्षण यानी कि माइल्डली सिम्टोमेटिक कोविड केसेस और बिना लक्षण यानी कि नॉन सिम्टोमेटिक कोविड केसेस आराम से घर पे ठीक हो सकते हैं। कुछ चीज़ें ध्यान रख के हम आराम से इस बीमारी से लड़ सकते हैं घर पर ही। बात करते हैं कौन से लोग होम आइसोलेशन के लिए आ, उपयुक्त हैं, कौन से लक्षण। सो जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि 94% SpO2 यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 94% से ज़्यादा है तो आप होम आइसोलेशन में पेशेंट को ठीक करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपका सैचुरेशन 94% से नीचे जाता है यानी कि 93, 92, 91 या उससे नीचे जाता है तो फिर ऐसे कैंडिडेट होम आइसोलेशन के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा कोमॉर्बिड कंडीशंस में जो पेशेंट दिल के रोग से ग्रसित हैं, किडनी के रोग से ग्रसित हैं या कोई और बीमारी ऐसी हैं जिसकी वजह से उनको ओवरऑल शारीरिक रूप से परेशानियां हैं, तो ऐसे लोग होम आइसोलेशन के लिए उचित नहीं हैं। थोड़ी बहुत बीपी की परेशानी, जैसे अक्सर कहेंगे कोमॉर्बिडिटी बीपी और शुगर भी हो सकती है, लेकिन नहीं, शुगर बीपी की परेशानी और कंट्रोल्ड है, मॉडरेटली कंट्रोल्ड भी है, तो वो घर पे ऐसे लोग आराम से ठीक हो सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात होम आइसोलेशन के लिए ये है कि आपके पास घर पे ऐसा माहौल और ऐसा फिजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें आप होम आइसोलेशन कर सकें। मेरे कहने का मतलब ये है कि घर पे एक कमरा जिसमें आप मरीज को आइसोलेट कर सकते हैं वो होना ज़रूरी है। और एक बाथरूम, टॉयलेट, वो बहुत ज़रूरी है जो कि वो स्पेसिफिकली मरीज इस्तेमाल करे। तो कॉमन टॉयलेट अगर है, एक सिंगल टॉयलेट है, तो थोड़ा सा मुश्किल है होम आइसोलेशन करना और यूजुअली नॉट एडवाइसेबल। जो लोग होम आइसोलेशन में रहेंगे उनके लिए और जो लोग होम आइसोलेशन के साथ रह रहे हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना होगा। जैसे कि जो मरीज होम आइसोलेशन में है उसका सैचुरेशन हमें हर 4 घंटे पर चेक करना है। सैचुरेशन वो खुद चेक कर सकता है, इसके लिए उसके पास पल्स ऑक्सीमीटर का होना ज़रूरी है। उन मरीज़ के पास पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए ताकि वो अपना सैचुरेशन और पल्स रेट चेक कर सके। सैचुरेशन अगर 94 से नीचे जाता है तो ऐसे कैंडिडेट, जैसा मैंने पहले कहा था, होम आइसोलेशन के लिए नहीं है। इसके अलावा मरीज के पास जितना भी जैसे कि ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइज़र, वो अवेलेबल हर टाइम पर रहना चाहिए। जिस कमरे में मरीज रहेगा, अगर वो मरीज खुद कमरे की सफाई कर सकता है तो वो कमरे की सफाई खुद करे। उसके लिए उसके पास सोडियम हाइपोक्लोराइड विच इज़ जो एंटीबैक्टीरियल एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है उससे क्लीनिंग, सैनिटाइजर सोल्यूशन, उससे क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड शुड बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग। अगर वो मतलब कहने का मतलब ये है कि एल्डरली नहीं है यानी कि काफ़ी एजिड नहीं है और ऐसा है कि जो अपना काम खुद कर सकता है, तो ऐसे मरीज खुद उस कमरे की सफाई रखें, साफ रखें। और सबसे ज़रूरी बात, उस कमरे का वेंटिलेटेड होना बहुत ज़रूरी है ताकि ऑक्सीजन और हवा साफ उस कमरे में आती जाती रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि खिड़कियां उस कमरे में हों और वो खिड़कियां खुली रहें ताकि उसमें हवा का आवागमन बना रहे। इसके अलावा 3 प्लाई मास्क यानी कि जो 3 लेयर सर्जिकल मास्क होता है वो हर वक्त उस मरीज को लगाए रखना बहुत ज़रूरी है।
जब भी किसी जैसे कि है ना खाना देते वक्त या सफाई के वक्त या किसी और चीज के लिए जब भी जरूरी होता है, तो ऐसे में मरीज को और जो अटेंडेंट है जो उसे अटेंड कर रहे हैं उस टाइम, उन्हें N95 मास्क लगाना जरूरी है। मरीज जब भी कोई चीज ले बाहर से किसी और से, तो खुद भी ग्लव्स पहने और जो दे रहा है वो भी ग्लव्स पहने। यूजुअली जो एक्सेप्टेड गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि नॉन डिस्पोजेबल चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि खाने के बर्तन हैं वो नॉन डिस्पोजेबल हों तो बेटर है। नॉन डिस्पोजेबल इसलिए बेटर हैं क्योंकि उनको क्लीन किया जा सकता है। डिस्पोजेबल आइटम्स जितने ज़्यादा इस्तेमाल होंगे उनको डिस्पोज यानी कि उनको फिर निरस्त करने के तरीके हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। हम ऑलरेडी हमें मास्क जो है, ये बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि जो मास्क हमारे हुए वो मास्क डेली चेंज होना है, प्रेफरेबली एवरी 8 आवरली, लेकिन एटलीस्ट दिन में एक बार वो मास्क चेंज होना चाहिए। तो 3 प्लाई मास्क पेशेंट इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा ग्लव्स जो इस्तेमाल किए वो चेंज होंगे। इसके अलावा जो कपड़े हैं वो धुलेंगे। जो मास्क जो मास्क और ग्लव्स या टिश्यू पेपर जिनमें नाक का मटेरियल या कोई भी बॉडी फ्लूइड लग जाता है, इनको डिस्पोज करने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि एक बॉक्स बना लें। प्लास्टिक कंटेनर ले सकते हैं और उस प्लास्टिक कंटेनर में वो सारी चीज़ें इकट्ठी करें, सोडियम हाइपोक्लोराइड का उस पर स्प्रे करें और उसको 2 से 3 दिन तक एक ऐसी जगह पर रखें जहां पर किसी का आवागमन नहीं होता है। तो इस तरीके से आप उसको डिस्पोज कर सकते हैं। एटलीस्ट वो उस टाइम पीरियड में सैनिटाइज हो जाएगा, इससे मुक्त हो जाएगा। फिर इसके लिए जो नगर पालिका के लोग आते हैं जो क्लीन करते हैं वो उनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, पर हम चूंकि मान लेते हैं कि ठीक है नहीं आ पा रहे हैं, हमें खुद कुछ करना है, तो एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं कि 2 से 3 दिन तक के लिए वो प्लास्टिक कंटेनर में रखें और सोडियम हाइपोक्लोराइड का उन पर स्प्रे कर दें। सिमिलरली जो चीज़ें नॉन डिस्पोजेबल हैं यानी कि कपड़े, बेडशीट्स और बाकी चीज़ें जितनी भी हैं, खाने के बर्तन, उन सबको अच्छे से साबुन से धोना है। सारी चीज़ें अच्छे से साफ होनी चाहिए और जब भी इनको टच किया जा रहा है तो जो टच करने वाला पर्सन है वो ग्लव्स ज़रूर पहने और उन ग्लव्स को फिर डिस्पोज करे। जो कमरे के बाकी चीज़ें हैं जैसे स्विच बोर्ड है, हैंडल्स हैं, नॉब्स हैं, बाकी टेबल हैं, फर्नीचर है, उन पर डेली, इवन फ्लोर पर भी डेली सोडियम हाइपोक्लोराइड 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का पोंछा क्लीनिंग ज़रूर होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शायद ये बात मुझे सबसे पहले बतानी चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूँ। इन सारी चीजों में सबसे जरूरी है एक डॉक्टर के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन। आप जब भी होम आइसोलेशन में जाते हैं या कोई भी आपके घर में, तो आप एक डॉक्टर के संपर्क में हमेशा रहते हैं। आप खुद अपने आप को होम आइसोलेट करते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आपने देखा, रिपोर्ट आई, आपने होम आइसोलेट कर दिया और उसके बाद किसी डॉक्टर को पता भी नहीं है कि ऐसा हो रहा है। एक डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहें। एक चार्ट, और मेरे साइड में आप चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट पे डेली की रूटीन एक्टिविटीज यानी कि क्या लक्षण हैं इस टाइम पर, कोई लक्षण अगर आते हैं जैसे बुखार, सर्दी, खांसी, गला खराब, पेट में दर्द, ऐसे किसी भी लक्षण आते हैं वो आप जरूर लिखें, मेंशन करें। सैचुरेशन क्या चल रहा है, ऑक्सीजन का लेवल, वो जरूर मेंशन करें। बुखार जरूर चेक करना है, सो बुखार मेंशन करें। बुखार के लिए जो हमारी जो लाइन है वो 100 डिग्री बोली जाती है कि 100.4 अगर है, उससे ऊपर का अगर आता है तो उस केस में हमें दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे कॉमन दवा पैरासीटामोल, वो मरीज के पास, आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। पैरासीटामोल 650 mg, ये गाइडलाइंस में है कि आप इसे घर पर रख सकते हैं। और अगर 100.4 का फीवर आ रहा है तो दिन में मैक्सिमम 4 बार उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर इससे ज़्यादा आता है या उतरता नहीं है तो डॉक्टर की सलाह से इन दवाओं को चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स हैं
जो कुछ एंटीहिस्टामिनिक यानी कि खांसी जुकाम की दवाएं हैं, कुछ कफ सिरप्स हैं, कुछ पेट के लिए एंटासिड वगैरह दवाएं हैं, वो डॉक्टर की सलाह से उस कमरे में उस घर में ज़रूर होनी चाहिए, ताकि छोटे छोटे लक्षणों को जभी की जभी ठीक किया जा सके। अगर इन सारी चीज़ों के बाद भी दिक्कत आती है या कोई परेशानी होती है, तो उस केस में डॉक्टर की सलाह से तुरंत होम आइसोलेशन की बजाय किसी हॉस्पिटल या फिर कोविड सेंटर में एडमिशन ज़रूरी हो जाता है। कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये कि हमें एक तो आरटीपीसीआर हम कराते हैं तो आईसीएमआर के थ्रू डायरेक्टली गवर्नमेंट और जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं उनको ये चीज़ पता चल जाती है कि एक पेशेंट है। जस्ट इन केस ऐसा होता है कि हमने पेशेंट को लक्षण आ रहे हैं और हमने होम आइसोलेट कर दिया और आरटीपीसीआर भी नहीं कराया है, हम मान के चल रहे हैं कि ये कोविड लाइक सिम्टम्स थे तो कोविड पेशेंट होगा। ऐसी कंडीशन अगर होती है तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अथॉरिटीज़ को इस बात की जानकारी दें ताकि सही डाटा वो लोग इकट्ठा कर सकें। सो 1075 पर कॉल करके, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया, 1075 जो इसका ऑथराइज्ड नंबर है, टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल करके एक बार कॉल सेंटर से जानकारी ज़रूर शेयर करें, प्लस उनके संपर्क में रहें ताकि ऐसी किसी भी परेशानी में, इसमें व्हाट्सएप एक ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कॉल करके और पेशेंट भी इस पर व्हाट्सएप के थ्रू चैट करके अपने सिम्टम्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है और ये चीज़ देख सकता है कि क्या है। क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि पेशेंट को लगता है वो अकेला है, अलग थलग पड़ा हुआ है, उसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सही जानकारी कौन देगा। तो व्हाट्सएप पे ऑथराइज साइट्स हैं, ऑथराइज कॉल सेंटर्स हैं, उनसे बात करके इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है और ये ज़रूरी भी है, साइकोलॉजिकली भी ज़रूरी है मरीज के लिए। इसके बाद सबसे ज़रूरी पार्ट आता है कि होम आइसोलेशन ख़त्म कब करना है। जी, होम आइसोलेशन हो गया, सब ठीक है, मरीज़ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो होम आइसोलेशन कब ब्रेक करें? सो आइडियल डेज जो दे रखे हैं, जो गाइडलाइंस कहती हैं, वो हैं 10 डेज। 10 दिन बुखार अगर नहीं आ रहा है, सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, तो 10 डेज के बाद होम आइसोलेशन ब्रेक किया जा सकता है, प्रोवाइडेड लगातार 3 दिन तक बिल्कुल भी बुखार नहीं था, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आरटीपीसीआर कराना ना कराना इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है। इम्पॉर्टेंट इज कि 10 दिन तक कोई सिम्टम नहीं है और ख़ास तौर पे 3 दिन लगातार कोई बुखार नहीं आ रहा है, तो आप होम आइसोलेशन ब्रेक कर सकते हैं। और होम आइसोलेशन ब्रेक करने के बाद भी जब आप सारे लोग आपस में मिल रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो भी ये गाइडलाइंस जो हैं वो मेंटेन करके रखें कि मास्क लगा के रहें और डिस्टेंस एक मेंटेन करके रहें घर में भी, ताकि जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो भी सेटल हो जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको 2 गज दूरी मेंटेन करके रखनी है, मास्क आपको पहन के रखना है, और कोई भी लक्षण इस तरीके के फिर से भी आते हैं या कोई और प्रॉब्लम होती है तो उसको ज़रूर ध्यान रखें और अपनी जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं या उसको हैं उनके साथ कांटेक्ट में रहें और एक डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें जो आपको डायरेक्टली मॉनिटर कर सके। होम आइसोलेशन के बारे में दोस्तों बस इतना ही। अगर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए और इस वीडियो के बारे में कोई भी आपको चीज़ अच्छी लगती है या आप कुछ और इसमें इम्प्रोवाइज़ कराना चाहते हैं, कुछ अपडेट्स चाहते हैं, तो ज़रूर हमें बताएं। हम एक और वीडियो के ज़रिए उसको है ना आप तक लाने की कोशिश करेंगे। हमें टॉपिक्स भी ज़रूर बताएं जिन टॉपिक्स को आप चाहते हैं कि उनके वीडियोस बने। और आप सभी लोगों का शुक्रिया जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को सराहा और कमेंट्स दिए अपने, वो हमें सीरियसली मोटिवेट करते हैं आगे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और इस वीडियो के लिए भी प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स and do like, share and subscribe our channel. Thank you so much. Namaste.